प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 16वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सीधे सत्संग की उड़ान पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे चेन्नई से माँ सुरुचि ने पूछा है, कृपया युवा पीढ़ी को अवसाद से बचने के उपाय बताएं। आओ पहले जानते हैं अवसाद क्या है, डिप्रेशन क्या है। जब निराशा की स्थिति आ जाती है, होपलेसनेस आ जाता है, जब आदमी आत्मविश्वास खो देता है, अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करता है, इस स्थिति का नाम अवसाद है या डिप्रेशन है। एक बार अवसाद आ जाए तो फिर ये क्लिनिकल केस हो जाता है, फिर उसकी चिकित्सा करानी पड़ती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए ज़रूरी है कि हम अवसाद से बचें, अवसाद में जाएं नहीं। और ठीक कहा है कि आज युवा पीढ़ी अवसाद की ओर बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इससे मुक्ति का उपाय क्या, बल्कि रादर ये सोचें, इस पर चर्चा करें, इस पर मनन करें कि इससे बचने का क्या उपाय है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये जानें कि अवसाद के कारण क्या हैं। अगर कारण पता हो जाए तो फिर बचने का उपाय जानना आसान हो जाता है। पहला महत्वपूर्ण कारण जो मेरे देखने में आया है वो स्वास्थ्य में गिरावट है, अथवा असाध्य रोग हो जाए कोई। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो मेरे अनुभव में आया है वह है, क्योंकि मैंने बहुत सारे विषाद या अवसादग्रस्त रोगियों को देखा है और हर हाल में करीब करीब मैंने कहा है 95% केसेस में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, उनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं होती। नाभि हमारा एक तरह से हेल्थ कंट्रोलर है। अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो हेल्थ का गिरावट में आना, हेल्थ में गिरावट आना ये करीब करीब सुनिश्चित है। और विषाद या अवसाद की ओर एक भय की स्थिति बन जाती है, एक कॉन्फिडेंस आदमी लूज़ करता जाता है और फिर धीरे धीरे अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जितने लोगों को हमने अवसादग्रस्त देखा है, विषादग्रस्त देखा है, डिप्रेशन में देखा है, जो पहली बात मेरे अनुभव में आई है कि उनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है। ये एक मुख्य कारण है। अभी मेडिकल साइंस ने नाभि के टलने को इतना ज़्यादा मूल्य नहीं दिया है, लेकिन योग में, आयुर्वेद में नाभि के टलने को बहुत ही मूल्य दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से 72,000 नाड़ियाँ करीब करीब जुड़ी होती है, यहीं से प्राणों का संचार होता है। 72,000 नाड़ियों में अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो फिर प्राण का संचार छिन्न भिन्न हो जाता है और धीरे धीरे आदमी अवसाद की ओर बढ़ता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मेरे देखने में आया है कि बेरोज़गारी है या आजीविका को कोई साधन नहीं है। आदमी अपने आप को वर्थलेस महसूस करने लगता है और धीरे धीरे विषाद की यात्रा पर जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण मेरे देखने में आया है वो है व्यापार में घाटा लग जाना, किसी काम में असफल हो जाना। जैसे कोई किसी ने परीक्षा दी और परीक्षा में असफल हो गया तो उसको लगता है कि अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, अब हम किसी काम के नहीं हैं। तो व्यापार में अथवा परीक्षा में असफलता, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा जो कारण मेरे देखने में आया है वो है प्रतिष्ठा में गिरावट। बदनामी हो जाती है अथवा बदनामी का डर हो जाता है और अस्वीकृति का भय हो जाता है कि अब मैं जिस स्थिति में हूँ, इस बदनामी के साथ अथवा ये इस कुप्रतिष्ठा के साथ मैं स्वीकृत नहीं होऊंगा। मैं बिलासपुर में था, उस समय ये केस मेरे सामने आया। एक बच्ची ने मैट्रिक की परीक्षा दी और वो फेल कर गई, और फिर जो हमारे मित्र ही थे उनके यहाँ रिवॉल्वर था और उस रिवॉल्वर से उसने अपने आप को शूट कर लिया। यद्यपि कोई कारण नहीं था, बढ़िया परिवार था। एक बार परीक्षा में असफल हो गए तो क्या हुआ, आगे फिर सफल हो जाएंगे। परीक्षा में असफलता कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आशंका हो गई कि मुझसे जो मेरे पेरेंट्स की अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, अब उन आशाओं पर मैं खरी नहीं उतरी या कोई भी दूसरा व्यक्ति मैं नहीं खरा उतरा, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं।
इसलिए मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा, करीब कोटा में हर साल कई लोग आत्महत्या करते हैं, विषाद में चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने बच्चों से वे अपेक्षा करने लगते हैं कि कई बच्चे जब उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं तो विषाद में चले जाते हैं, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये ज़रूर हमको कहना है कि तुम अच्छा से अच्छा करो, और अगर कभी सफलता नहीं मिले तो उसको स्वीकार करो, इसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बड़ा कारण मेरे देखे में आया है कि जीवन में पुनरावृत्ति होती चली जाती है, वही पुरानी पुरानी बातें, बस जीवन एक लकीर का फ़कीर हो जाता है और आदमी बोरियत महसूस करने लगता है। बोरियत आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इसके लिए कई जगह कैसीनो बनाए गए, धीरे धीरे लोग कैसीनो से भी ऊबने लगे, इतने ऊब गए हैं। तो निश्चित रूप से जब जीवन में कोई नयापन नहीं है, वही वही पुरानी बातें, वही वही पुराना रोज़मर्रा में जीने का ढंग, ये भी हमें अवसाद में ले जाता है। एक और बड़ा कारण जो मेरे अनुभव में आया है कि अकेलापन, आदमी आज अकेला हो गया है और उस अकेलेपन को बहुत दिन तक वो सह नहीं पाता और विषाद में चला जाता है। एक और बड़ा कारण है आनुवंशिक रोग है, अर्थात माता पिता में अगर डिप्रेशन का रोग है तो बहुत संभावना है कि बच्चों में भी वो रोग आ जाए। और अंत में एक बड़ा कारण जो कि कुछ लोगों के पर लागू होता है वो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, किसी स्पिरिट द्वारा पोसेशन। निश्चित ही यह भी अवसाद में ले जाता है। और बाकी कारणों से अगर कोई जाता है विषाद में, अवसाद में, तो उसका तो उपाय है, लेकिन अंतिम कारण जो मैंने चर्चा किया कि नकारात्मक एनर्जी अगर आ जाए तो मेडिकली इसको ठीक करना मुश्किल होता है। इसके लिए मैं चाहूँगा अगर ऐसा कोई केस हो तो सूफ़ी दरबार जो आयोजित होता है उसमें लोग भाग लें और उसमें उनकी सहायता की जा सकती है। कारण जानने के बाद अब हम अवसाद से बचने के उपाय की ओर बढ़ते हैं। अवसाद से बचने के लिए मैं 10 उपायों पर चर्चा करूंगा। ये उपाय बड़े ही कारगर हैं और इन उपायों को अपने जीवन में कोई अपनाए तो अवसाद से बचा जा सकता है, विषाद से बचा जा सकता है। जो पहला उपाय है वो ये है कि नाभि को ठीक रखें, और इसके लिए योगा में, न्यूरोथेरापी में नाभि को ठीक किया जा सकता है। यहाँ ओशोधारा में ही न्यूरोथेरापी चिकित्सा चलती है। अब बहुत ही जल्दी ऑनलाइन भी इसको हम करने जा रहे हैं, तो घर बैठे ही अपनी नाभि आप ठीक कर सकते हैं। कि पहले तो गांव-गांव में ऐसे लोग हुआ करते थे भारतवर्ष में कि नाभि ठीक कर देते थे, नाभि का टलना अपनी जगह पर फिर से दुरुस्त कर देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये पैथी लुप्त होती चली जा रही है, जबकि इसका बहुत ही हेल्थ को ठीक रखने में बहुत बड़ा योगदान है। इसको फिर से हमें ज़िंदा करने की ज़रूरत है। दूसरा उपाय जो मैं सुझाव देना चाहूँगा वो है कि अपना ये जो शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों का जब असंतुलन होता है तो निश्चित रूप से हमें रोग होते हैं, विषाद घेरने लगता है। तो इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए मुद्रा चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ मुद्रा चिकित्सा ओशोधारा में बहुत वर्षों से चलाई जा रही है, ऑनलाइन भी है। तो मुद्रा चिकित्सा के द्वारा जो मुख्य मुद्राएं हैं उनको ज़रूर हमको सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। खासकर विषाद से बचने के लिए एक मुद्रा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। ये मुद्रा है कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा का अर्थ है कि जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है इसको हथेलियों पर लगा लें मोड़ करके, और शेष जो 3 उंगलियां हैं, अंगूठा है, मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इसको इस तरह से अगर जोड़ करके लगा लें तो इसमें 5 तत्व संतुलित होते हैं, आत्मविश्वास पैदा होता है। और जो इस मुद्रा को प्रतिदिन आधा घंटा अगर लगा करके रखे, चक्रमण करते समय, घूमते फिरते समय, या कभी भी रोज़ आधा घंटा अगर कुबेर मुद्रा आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से
आप अवसाद का शिकार नहीं हो सकते हैं। बहुत आते ऐसी तरंगें आपके भीतर पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि लोग आपके प्रति प्रेमपूर्ण होते हैं, लोगों का सहयोग आपसे मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको सहयोग मुद्रा भी कहते हैं। तो कुबेर मुद्रा का अभ्यास हमें करना चाहिए अगर हमको विषाद से बचना है। जो तीसरा उपाय मैं शेयर करना चाहूँगा वो है उमंग में रहना सीखें। उमंग में रहें। कैसे उमंग में रहें, कैसे थ्रिल में रहें? क्योंकि हम हमेशा हैप्पी लिविंग की चर्चा करते हैं, ब्लिसफुल लिविंग की चर्चा करते हैं, उमंग की चर्चा बहुत थोड़ी होती है। बल्कि एक गज़ब की बात है कि उमंग को पहली बार आध्यात्मिक ओशो ने कहा कि ये जो थ्रिल है ये भी आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में उन्होंने उमंग को स्पेशली जोड़ा और इसलिए ओशो धारा में हम उमंग प्रज्ञा कार्यक्रम चलाते हैं और उमंग प्रज्ञा के माध्यम से हम उमंग में जीना सीख सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त मैं बता दूं कि उमंग प्रज्ञा में हम क्या बताते हैं। जैसे ये जो प्रकृति है इसमें पांचों तत्व मौजूद हैं और ये जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, इनसे नाता जोड़ें, प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और बागवानी करें, हरियाली में रहें। ये जो पंछी उड़ते हैं कितना सुंदर होता है। आप पंछियों को उड़ते हुए देखो, भीतर उमंग पैदा हो जाती है। हर पंछी नया है, उसके उड़ने का अंदाज़ नया है, उसके कलरव का अंदाज़ नया है, उसको बोलने का अंदाज़ नया है। और फिर ये नीला आकाश, बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बहुत लोग रहते हैं, वे नीला आकाश तो देख ही नहीं पाते। और लोग जो कि नीला आकाश देख सकते हैं वो संसार में इतने व्यस्त रहते हैं, कंप्यूटर पर इतने व्यस्त रहते हैं कि वो नीला आकाश का दर्शन महीनों तक नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर सुविधा है तो नदी के किनारे थोड़ा समय बिताएं, झरने किनारे बिताएं, जलाशय के किनारे बिताएं, झील में के किनारे रहें, सागर के किनारे रहें। हमने देखा स्पेन में देखा कि वीकेंड्स आते ही सब लोग अपने अपने बोट ले करके और समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के प्रकृति में जलाशय के किनारे अपना वक्त बिताते हैं। इसी तरह से प्रातः सूर्य दर्शनम, पुराने ऋषियों की कहावत है कि प्रातः सूर्य दर्शनम, प्रातः काल हो जब जागो तो सूर्य का दर्शन करो। लेकिन अभी हमारा नारा हो गया है प्रातः चाय दर्शनम। हम चाय से शुरुआत करते हैं, भूल ही जाते हैं कि सूरज की लाली, सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। तो रोज़ अगर हम सूर्य का दर्शन करें, कभी कभी मिस जाए तो कोई बात नहीं, तो निश्चित रूप से प्रातः सूर्य दर्शन करने वाला व्यक्ति अवसाद से बच सकता है। इसी तरह से और प्रातः भ्रमण, सायं भ्रमण, ये जितना आप भ्रमण करेंगे उतना ही आप विषाद से दूर रहेंगे। ओशो धारा में हम हमेशा कहते हैं चक्रमण किया करो, और चक्रमण का अर्थ है कि सांसों के साथ जोड़ करके, जैसे लंबी और गहरी सांस लें, 4 कदम चलें और फिर लंबी और गहरी सांस छोड़ते हुए 6 कदम चलें। इसको सहज प्राणायाम भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह आप 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम चक्रमण करें तो विषाद से निश्चित रूप से बच सकते हैं। चौथा उपाय जो मैं बताना चाहूँगा वो है प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से प्रेम करें। और इसके लिए नेचर थेरापी है। ओशो धारा में आप जानते हैं नेचर थेरापी, प्रकृति चिकित्सा चलती है, ऑनलाइन भी इसको हम चलाते हैं। तो नेचर थेरापी अवश्य करें ताकि प्रकृति के कैसे प्रेम में हम पड़े, प्रकृति से कैसे अपने आप को हील करें। और इसके लिए फॉरेस्ट थेरापी है। जापान में अधिकतर लोग फॉरेस्ट थेरापी लेते हैं, बीच बीच में समय निकाल करके 3-4 दिन के लिए जंगल जाते हैं, वृक्षों के पास अपना, वृक्षों के सानिध्य में अपना जीवन बिताते हैं। और इसलिए धीरे धीरे अब जापान, ये जो डिप्रेशन की पहली पीढ़ी थी वो बिल्कुल डिप्रेशन की ओर जा रही थी, लेकिन फॉरेस्ट थेरापी के माध्यम से वो डिप्रेशन से बाहर होते जा रहे हैं। तो हमें प्रकृति चिकित्सा के द्वारा प्रकृति प्रेम में पड़ना चाहिए, प्रकृति से अपने को हीलिंग करने की कला जाननी चाहिए। फिर 5वां उपाय जो मैं बताना चाहूँगा वो है योग साधन करें, यो आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। जो हमारे यहाँ कायाकल्प प्रज्ञा है उसमें हम बताते हैं कि कैसे अष्टांग योग के द्वारा अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। जो छठा उपाय जिस पर की चर्चा मैं करना चाहूँगा कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य रखें।
उद्देश्यहीनता हमको विषाद की ओर ले जाती है। एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रखें और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव हो कि महीने 2 महीने में, साल 2 साल में पूरा हो जाए, और दूसरा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऐसा रखें कि कभी पूरी ना हो, बस उसको पूरा करने में लगे रहें। संतों ने जैसे हमारे लिए ऑब्जेक्टिव दिया है, उद्देश्य दिया है, सांस सांस सुमिरे गोविंद, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि कभी भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और इस तरह आप उद्देश्यहीनता का और विषाद का शिकार नहीं हो पाएंगे। और इस विधि से महर्षि महेश योगी ने लाखों पश्चिम के युगों को विषाद से मुक्त किया, सबको नया नया प्रोजेक्ट दिया, नया कुछ करने का की चुनौती दी, और उसके माध्यम से कई युवक विषाद में जाने से बचे। जो अगला जो 7वां उपाय मैं बताना चाहूँगा कि मित्र बनाएं। जिसका मित्र होता है, मित्रों से शेयर करें अपनी बातें। अगर आपके पास मित्र हैं तो फिर आप अवसाद या विषाद में नहीं जा सकते। इसलिए गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि अगर जीना हो तो कुछ मित्र रखो, बिना मित्र के जीवन जीने का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मित्र बनाए, और सबसे बड़ा कल्याण मित्र तो सद्गुरु है। एक निगुरा डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक जो सगुरा होता है, जो शिष्य होता है, जो सद्गुरु से नाता जिसका जुड़ा हुआ है, वो जल्दी विषाद में नहीं जाता। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन क्यों बैराग करेगा, सद्गुरु मेरा पूरा सद्गुरु मेरे साथ है, मैं क्यों बैराग में जाऊँगा, क्यों मैं विषाद में क्यों जाऊँगा। उसी तरह 8वां उपाय है कि नए अवसर की तलाश करें। अगर मान लीजिए जैसा एक फिल्म आई थी आखिरी खत, उसका एक गीत मुझे बड़ा प्यारा है, और कहते हैं कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे हंसी सौगात है जीवन, नादा हैं जो जीवन से हारे, बीते हुए कल की खातिर आज न अपना तुम दे देना, जाने कहाँ से कोई आकर जाने हमारा जीवन संवारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। जो 9वां उपाय मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ नूतन करें, कुछ नूतन सीखें। जैसे नई हॉबी, जैसे कुछ गायन प्रज्ञा के माध्यम से, या हमारे यहाँ संगीत प्रज्ञा भी चलती है, तो कुछ नई हॉबी बनाएं, कुछ चित्रकला हो, बागवानी हो, कुछ नूतन करें, कुछ वृक्ष लगाएं। हमेशा जो कुछ काव्य रचे तो हमेशा कुछ न कुछ नया करें। और अंतिम उपाय जो मैं आपको बताना चाहूँगा वह है कि अपने जीवन में निष्काम कर्म योग अपनाएं, कर्म करने का मजा लें। संसार में हम फल पाने का मजा लेते हैं, और फल जब अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, तो निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन आपके जीवन में अगर कर्म करने का मज़ा लेना आ जाए तो कभी भी आप विषाद के शिकार नहीं हो सकते हैं। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।